वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, तो हमारे साथ हर रोज की तरह हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, शौर्य, और साथ ही साथ आज एक खास आईपीओ पर हमारे साथ मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। हमारे साथ सीनियर वीपी साइंस सिल्क के भी जुड़े हुए हैं। उनसे कंपनी के बारे में हम बातचीत करेंगे, अरुण मंत्री जी से समझेंगे कि क्या कुछ करना चाहिए। तो भारद्वाज रचमांदू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले लेकिन आपके पास आए उससे पहले जरा हम शौर्य से समझ लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं। शौर्य, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ करती है कंपनी, क्या कुछ प्राइस बैंड है, डिटेल में जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, सबसे पहले अगर आईपीओ की डिटेल्स देखें तो आईपीओ 20 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक खुला रहेगा, यानी कल भी खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 210 से लेकर 222 रुपये का, और ये 1201 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं, जिसमें से 600 करोड़ है फ्रेश इशू और इतना ही ऑफर फॉर सेल है 601 करोड़ रुपए का। आज दूसरा दिन है। अगर सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखें तो जब 12 बजे तक जब तो 11% भरा था और अभी भी सिर्फ 13% ही भरा है, यानी अभी सब्सक्रिप्शन के इतने अच्छे आंकड़े नहीं आ रहे हैं। लेकिन जैसे अगर हम इसकी कंपनी की देखें तो कंपनी सिल्क के कारोबार में है, ये पैरल्स बनाती है और इसके 4 डिफरेंट स्टोर फॉर्मेट है, कला मंदिर, KLM फैशन मॉल और वारा महालक्ष्मी सिल्क। ये एक ऑर्गेनाइज प्लेयर में आते हैं, इसका साउथ में बड़ा अच्छा काफ़ी डोमिनेंट स्कोप है। और इसका दूसरी बात है, ये टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी फोकस कर रही है अपना, आपको कस्टमर एनालिटिक्स के साथ साथ एफिशिएंसी पर भी कंपनी ने बताया कि इनका फोकस है। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम की क्या स्थिति चल रही है? जी, अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो 14 रुपये का चल रहा है 222 रुपये के भाव पर, जो 6.31% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। चलिए तो एक एक करके जरा सवाल पूछते हैं। हमारे साथ भारद्वाज जी हैं। भारद्वाज जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपका आईपीओ आया हुआ है, सक्सेसफुल हो। हमारी तरफ से बहुत सारी वेल विशेज हैं आपके इस आईपीओ को लेकर के। और हमें पता लगा कि आप जो है हिंदी समझते हैं, लेकिन जवाब आप अंग्रेजी में देंगे, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो पहला क्वेश्चन यही है सर कि आप साउथ के बहुत डोमिनेटिंग प्लेयर हैं, अच्छी वहाँ पर आपका कामकाज चल रहा है। पैन इंडिया प्रेजेंस को लेकर के क्या कुछ प्लान है सर आपके? क्या नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंशन का प्लान है आपका? सर डेफिनेटली सर, क्षमा कीजिए मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं कोई है, बात तो नहीं सर, इंग्लिश कोई बात नहीं। जी जी जी। सर अभी आपने देख लिया तो अभी जो भी आईपीओ का एक्सपेंसेस वॉट एवर वी ट्राइंग टू रेज मनी, वी प्लान टू डिप्लॉय 30 न्यू स्टोर्स विद द आईपीओ मनी, and out of these 30 stores, all of these 30 stores will be Tamil Nadu focused. The reason why we wanted to go to Tamil Nadu is because Tamil Nadu has the highest consumption for saris, and current status in the current situation, 67% of our revenue is from saris and 33% is coming from non-sari categories, जो भी men's ethnic, women's ethnic, kids ethnic wear से. And the idea is in the next 3 years our focus is South India, and probably soon we will expand into North India, Northeast, West as well. सॉरी, आप कुछ पूछना? जी, ये सब क्वेश्चन मेरा ये है कि रिसेंट टाइम में आपके स्टोर्स भी बढ़े हैं और पर स्टोर रेवेन्यू भी बढ़ा है, तो आगे आने वाले टाइम में आपका ज़्यादा फोकस किस पर रहेगा, स्टोर्स के नंबर बढ़ाने पे या पर स्टोर रेवेन्यू बढ़ाने पर? सर द फोकस ऑलवेज इज पर स्टोर का रेवेन्यू, एंड अब देखिए 4 फॉर्मेट्स है, इसमें प्रीमियम फॉर्मेट वरमहालक्ष्मी सिल्क्स है, एंड वरमहालक्ष्मी सिल्क्स will be our go-to format for our expansion in the near future, wherein out of these 30 stores, 25 stores will be Varamahalakshmi Silk stores and 5 stores is Kala Mandir. And Varamahalakshmi per square feet revenue is much higher than the company average as we speak today. The company average is around 22,500 rupees per square feet, but Varamahalakshmi Silk as a format does much higher. So the focus is always going to be per square feet economics, per square feet revenue, and the EBITDA margins as well as PAT margins. एक और क्वेश्चन है सर आपसे कि अब जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, हर चीज़ डिजिटल हो रही है, ऑफलाइन में आपकी प्रेजेंस है, ई कॉमर्स के ज़रिए भी आप अपना सामान बेच रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में फोकस किस पे रहेगा, ऑनलाइन पे कि ऑफलाइन पे, या दोनों को मिला करके किस तरीके से आप एक्सपेंशन करने की प्लान्स कर रहे हैं? फोकस कहाँ ज़्यादा आपको लगता है कि आगे फ्यूचर किसका दिखाई दे रहा है? सर अभी आप जो अभी सारी का इंडस्ट्री देख लिया तो वी हैव टू एडमिट दैट इट इज अ लॉट ऑफ टच फील, जो कलर में हमको रेड में एक ही कलर दिखता है सर, बट वुमेन को रेड में 10 कलर दिखता है. सो putting that onto the e-commerce website will have some limitations. However, because this industry is heavily dominated by offline and our expansion is also heavily dominated by offline as well, if you talk about online, it's a 1.5% of the total revenue that we have as of today. We are growing online in a steady state of growth, but aggressive expansion will come from the offline expansion. एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर कि अभी अगर हम देख रहे हैं तो इस जिस सेक्टर में आप हैं वहाँ पर
एक बड़ा कंपटीशन जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है, और बहुत सारे लोग, और आप जैसी कंपनी जो है उनके जो कपड़े होते हैं वो थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत लोग जो है थोड़े सस्ते कपड़े लेना चाहते हैं। वो कितना बड़ा चैलेंज है अनऑर्गेनाइज मार्केट जो है आपको कितना बड़ा चैलेंज लगता है? और ऑर्गेनाइज मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? सर अभी एक्चुअली शौर्या जी ने भी थोड़ा बताया टेक्नोलॉजी के बारे में। इट इज़ वेरी सेफ टू से दैट हमारा जो 4 फॉर्मेट्स है वो 200 रुपीज़ का साड़ी के लेग तक ऑलमोस्ट 4 लाख तक है हमारा प्राइस रेंज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग। एंड वन ऑफ द वेरी फंडामेंटल रीजंस व्हाई वी ऑलवेज आर एबल टू कीप द कंपटीशन एट बे इज डेफिनेटली टेक्नोलॉजी। अभी आप देख लिया तो वी आर द वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कंपनीज टू ऑल्सो इम्प्लीमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन आर डे टू डे टेक्नोलॉजी, इन आर डे टू डे ऑपरेशंस। हमारा कंपनी में जो भी इंट्यूशन से काम नहीं चलता है सर, इट्स ओनली डेटा ड्रिवन, डेटा बैक्ड। जो भी है वी एनालाइज द डेटा वेरी वेरी मेटिकुलसली। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट दैट वी सेल इन द कंपनी वी ट्राई टू capture 25 to 30 different specifications, details about that product, and that is enabling us to dig into the analysis, dig into the pattern, dig into sourcing, dig into purchasing, dig into sales. That is the reason why we are able to always keep our competition aside than anybody else. And one more important thing is, sir, unorganized players may generally what will happen is they try to price the product too high. They do end of sale, discount sale, जो भी है bargaining हो सकता है. हमारा company is a full price sale in a Varamahalakshmi format, especially in the history of last 12 years. Never we have run end of season sale, never no discount sale. It's full price sale only, because our customers understand it's always value for money. We have one of the industry's highest customer repeat rates, and our women are our brand ambassadors. If you take our advertisement and advertisement expenditure also, our advertisement expenditure is less than 3%. That tells that, you know, how strong we are in these areas where we operate, sir. सर चीज़ें जैसे आपने कहा कि आप टेक्नोलॉजी का फोकस कर रहे हो, तो फिर आगे आने वाला टाइम में आप उसको मार्जिन को किस तरह करेंगे? क्या आपका फोकस कस्टमर अटेंशन और प्राइसिंग पावर पे रहेगा, या फिर आप एफिशिएंसी के थ्रू फोकस रहेगा, कॉस्ट को करें? मतलब ऑब्वियसली फोकस दोनों रहेगा, लेकिन मेजर फोकस किस साइड रहेगा, प्राइसिंग पावर या फिर कॉस्ट एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी के थ्रू? Sir, technology is a never-ending process, sir. We started our journey with technology, and technology is now enabling us to keep the right amount of inventories in the right store in the right price points. And talking about efficiency, sir, if you talk about our 4 formats, our store level expenditure is around 15%, which is much lesser than the industry averages. And Varamahalakshmi Silks format has even lesser than the company's average, close to around 10%. So because we are expanding it into Varamahalakshmi format, definitely the margin profile will increase, definitely the EBITDA levels will increase, and PBT levels as well. जी, एक चीज़ सर, अब आखिरी सवाल की तरफ आएंगे। बहुत सारे जो हम एनालिस्ट से बात कर रहे हैं, तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को एक कंसर्न दिखाई दे रहा है और लोगों की इस बात से नाराज़गी है कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ छोड़ा नहीं आपने। वैल्यूएशन को लेके कुछ एक लोग कंसर्न कर रहे हैं, तो क्या मतलब इस पर कोई टिप्पणी कमेंट करना चाहेंगे आप? सर आपको भी पता है हम आईपीओ के बीच में है, सो वैल्यूएशन के बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करते। बट वन थिंग आई कैन टेल यू इज, हमारा जो इंडस्ट्री है, वी आर वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन्स एथनिक रिटेलर इन द कंट्री। हम जो भी आप पीयर कंपैरिजन करने वाला है, इट्स नॉट अ लाइक टू लाइक कंपैरिजन, एंड वॉट एवर वी हैव डन, आई थिंक वी हैव डन विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन इन्वेस्टर्स को लेके, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को सबको मिला है, एंड बेस्ड ऑन द गाइडेंस इज वेयर वी वेंट, एंड आई कैन नॉट कमेंट टू मच एज यू राइटली नो के बीच में। जी जी जी, सॉरी सर, इन टर्म्स ऑफ क्यूआईबी के बारे में, क्यूआईबी एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से ग्रेट अमाउंट ऑफ फीडबैक वी गॉट, एंड हमारा एंकर बुक भी रिलीज हुआ है। एंकर बुक में मार्की नेम्स आपने देख लिया है। बिल्कुल, सो दैट्स वेयर वी स्टैंड। ठीक, सॉरी कुछ पूछना चाह रहा जी सर, मेरा एक क्वेश्चन आपके एक और रिस्क को लेकर है, वो है कमोडिटीज। लाइक कमोडिटी प्राइसिंग में बहुत वॉलेटिलिटी होती है, हमने लास्ट टाइम में देखा था, जो आपके लिए रॉ मटेरियल्स भी हैं, तो आप उसे मैनेज करने के लिए किस तरह से फोकस कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट कम पड़े आपके ऊपर? Sir, when you look into the company level, we only purchase as a finished product. We do not work with respect to raw materials, and जो भी raw material का prices का inflation और deflation, it gets loaded onto the product as well, and वही product हमने stores में बेच देते, and we tend to capture that, you know, entire efficiencies, inefficiencies are passed to the
फाइनल कस्टमर इटसेल्फ। एंड थैंक्स टू टेक्नोलॉजी सर, अभी आपने देख लिया तो एवरी प्राइस ब्रैकेट में, एवरी प्रोडक्ट ऑरिजिन से, एवरी वीवर वेंडर लेवल प्राइस पॉइंट्स, वी डू एनालिसिस बिकॉज वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ 17 years. अच्छा, the throughput of this particular range, what is it versus selling it in a store B, these are some things that we do meticulously to ensure that we do not go under the bus with respect to price inflations. जी अरुण जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत लंबे समय से प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट को ट्रैक करते हैं। अरुण जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे चलते चलते भारद्वाज जी से इस आईपीओ के बारे में? देखिए विपुल जी, ये कंपनी को मैं काफी क्लोजली देखता हूँ क्योंकि साउथ बेस्ड ये कंपनी है और इनके कस्टमर्स भी यूजुअली हम रह चुके हैं, क्योंकि हैदराबाद, तेलंगाना, कह सकते हैं आंध्रा, वहीं पे सिचुएटेड है, तो मैं भी वहीं से ज्यादा ताल्लुक रखता हूँ। कंपनी काफी अच्छी है, काफी एथनिक, कह सकते हैं सारी जो सिल्क की बनती है उसमें काफी बड़ा ये काम करती है। एक ही क्वेश्चन रहेगा, अगर ये नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो वहां पे ज्यादा सिल्क का यूजुअली चलन देखने को नहीं मिलता है। अगर ये नॉर्थ इंडिया में अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं तो वे क्या कर सकते हैं या कौन से टाइप के वेयर में जाएंगे जिनसे उनके जो टॉप लाइन है या जो नए एडिशंस रहेंगे कपड़ों में वो कर पाए? ऐसा कौन सा नया एथनिक वेयर ये डिजाइन करना चाहते हैं स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडियन क्राउड को देखते हुए? बिल्कुल सर, अभी आप देख ले तो 66% हमारा जो रेवेन्यू साड़ी से आते हैं, 33% इज फ्रॉम नॉन साड़ी, जो भी लहंगा, मेंस वेयर, किड्स वेयर से। सो अभी हमने साउथ इंडिया के, अभी करंट साउथ इंडियन मार्केट में साड़ीज इज द मोस्ट प्रिफर्ड फैब्रिक। साड़ीज इज द मार्केट वेयर वुमेन कस्टमर्स ऑलवेज प्रिफर टू यूज। हम अगर साउथ इंडिया का एक्सपेंशन होने के बाद, विच एटलीस्ट 7 to 10 years तक हमारा हैंड्स एंड प्लेट्स आर फुल, इफ यू गो इनटू साउथ नॉर्थ इंडियन मार्केट, our product profile will definitely change based on the local preferences and local needs. As we speak, we are like a chef. We have all the ingredients ready. It is just that we need to prepare the right menu for our customers wherever we go. And our sourcing as well, sir, if you talk about our sourcing, we source lehengas, we source salwar, kameez, dupattas, men's ethnic, kids ethnic. So in terms of sourcing, we're always strong where we operate. Whenever we try to go to newer market, based on the market necessities, our product mix will change. That's the approach that we tend to take. Last 17 years also we have followed the same approach, and that's the reason why this current mix of 66 and 33% is there. भारद्वाज जी, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मनी9 की तरफ से। आपका आईपीओ सक्सेसफुल रहे और बहुत बड़ी संख्या में लोग सब्सक्राइब करें और आपको आपके आईपीओ को अच्छी सफलता मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना टाइम देने के लिए और कंपनी के बारे में क्या कुछ प्लान्स हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। चलिए अरुण जी के पास दोबारा चलते हैं और अरुण जी से समझने की कोशिश करते हैं। अरुण जी, अभी जरा ब्रोकर्स का पोल दिखा दीजिए, जरा क्या कुछ कह रहा है, ब्रोकर्स क्या कुछ कह रहे हैं, यहाँ पर क्या कुछ राय निकल करके आ रही है। तो यहाँ पर कैपिटल मार्केट कह रहा है न्यूट्रल है, रिलायंस सिक्योरिटीज़ की तरफ से अप्लाई है, वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी अप्लाई करने की सलाह दी जा रही है। लेकिन सर इसकी वैल्यूएशन को लेकर के सर कुछ एक कंसर्न कुछ लोगों ने उठाए हैं, आप कैसे देख रहे हैं? और जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं वो अभी तक बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ इसके पीछे कारण आप देख रहे हैं? अभी तक सिर्फ 0.14 गुना ही सब्सक्राइब हो पाया है, आपकी राय क्या रहेगी सर? अरुण जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए लगता है अरुण जी से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। लेकिन आपको बता दें कि जो अभी तक का जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं। रिटेल हिस्सा जो है वो 0.22 गुना तक अभी तक खाली सिर्फ सब्सक्राइब हो पाया है। हालांकि अभी समय है, लेकिन फिलहाल जो रुझान 2 दिन के अंदर मतलब 1.5 दिन के अंदर जो देखने को मिला है वो बहुत उत्साहजनक नहीं दिखाई दे रहा है। QIB हिस्सा अभी भरना बाकी है और NI हिस्सा हम देख रहे हैं कि 0.12 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो कुल अगर देखें जो टोटल आंकड़े हैं वो अभी तक 0.14 गुना जो है ये IPO फिलहाल सब्सक्राइब हुआ है। अब देखना ये है कि यहाँ पर क्या कुछ राय निकल के आ रही है, क्योंकि कल हमने जब बातचीत की थी एक्सपर्ट्स के साथ तो इसको लेकर के थोड़ा सा संशय था कि अप्लाई करा जाए कि नहीं किया जाए। और इसके अलावा जो दूसरा IPO खुला हुआ है उसमें ये कहा गया था कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाह रहे हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। तो ये फिलहाल राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। अरुण जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए लगता है कि तब तक जो है एक दूसरे IPO पर बातचीत कर लेते हैं। कल हमारे साथ मैनेजमेंट भी थी एक और IPO की, वहाँ पे क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है शौर्य जी? अगर उसकी बात करें तो उसका सब्सक्रिप्शन कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर नज़र आ रहा है। अगर देखें तो वो 79% ऑलरेडी भर चुका है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन पूरी तरह भर चुका है 1.58 टाइम्स, NII 1.87 टाइम्स भर चुका है और QIB अभी सिर्फ 3% भरा है।
ये जो इशू है ये भी कल तक खुला रहेगा, यानी 22 सितंबर तक खुला रहेगा और ये 730 करोड़ रुपए का है। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है दोनों का आईपीओ साइज अलग है लेकिन फ्रेश इशू दोनों का ही 600 करोड़ के आसपास है, तो एक इंटरेस्टिंग बात है नोट करने की दिख रही है। और इसे अगर हम जीएमपी की बात करें तो इसका जीएमपी चल रहा है 385 के प्राइस पर 34 रुपीज़ का, जो इसे 8.83% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। तो सिग्नेचर ग्लोबल की मैनेजमेंट भी कल हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने हमने उनसे डिटेल में चर्चा की है। अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो कल का आप वाह क्या आईपीओ है ध्यान से देख लीजिए, कंपनी अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में क्या कुछ बता रही है। कल अरुण केजरीवाल जी थे, उन्होंने तो कहा था कि लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोबारा लौटते हैं साइंस सिल्क पे और अरुण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर हैं। अरुण जी आपसे जानना चाहेंगे साइंस सिल्क को लेकर के सर, अभी तक सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बहुत उत्साहजनक नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक लोगों ने वैल्यूएशन को लेकर के कंसर्न जताया है, आप कैसे देख रहे हैं सर और क्या सलाह रहेगी आईपीओ पर? देखिए विपुल जी, डेफिनेटली थोड़ा वैल्यूएशन पे कंसर्न तो है, पर जहाँ तक इनकी पोजीशनिंग की बात है, पोजीशनिंग काफी अच्छी है मार्केट में और सिल्क साड़ीज के बिजनेस में काफी अच्छा डील करते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म अगर नजरिया रखते हैं, कोई 2 से 3 साल के लिए कोई स्टॉक को टेक्सटाइल स्पेस में एक डिफरेंट तरह की कंपनी को लेना चाहते हो, डेफिनेटली सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। पर लिस्टिंग गेन्स के लिए मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा लिस्टिंग गेन्स फिलहाल देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, थोड़ा बड़ा नजरिया रख के निवेश करना चाहते हैं तो वैसे कंपनी अच्छी है अभी, और अगर रीच बढ़ाती है और दूसरे क्षेत्र में भारत के जाती है तो काफी अच्छा बड़ा मार्केट शेयर भी गेन कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने की सलाह रहेगी। मुझे लगा लिस्टिंग गेन्स में कोई ज्यादा बड़ा पैसा बनने की गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आ रही। हाँ, तो ये शायद यही एक वजह है कि बहुत उत्साह जो है यहाँ पर निवेशकों की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो अरुण जी की सलाह है वो ये है कि अगर आपका नज़रिया 2 से 3 साल के बीच का है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो आप बिल्कुल इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जो आजकल चल रहा है कि 10 दिन के अंदर ही 20%, 30%, किसी में तो 60-70% तक के जो रिटर्न मिल रहे हैं, वो उम्मीद के साथ आप यहाँ पर पैसे मत लगाएं। लिस्टिंग गेन यहाँ पर ज़्यादा आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। और कौन से आईपीओ खुले हुए हैं शौर्य यहाँ पर? जी एक ईएमएस का आईपीओ खुला है आज, ईएमएस इंडस्ट्री का, उसका लिस्टिंग जो आज हुई है, जी आज जो लिस्टिंग हुई है वो आज 282 के प्राइस पर हुई है। इसका इशू प्राइस स्टार्ट 211 रुपये और इशू प्राइस है 33.67% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है। अगर बात करें तो फिर भी अच्छी खासी लिस्टिंग है, हमने हाल के टाइम में देखा था और नेगेटिव थी। और आईपीओ कुल 76.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और आईपीओ से कंपनी ने कुल 321.24 करोड़ रुपए जुटाए थे। अभी क्वेश्चन अरुण जी से ये कि इसकी लिस्टिंग देखिए ठीक है, लेकिन जब देख रहे हैं दोनों आईपीओ खुलने उसमें इतना अच्छा रुझान नहीं दिख रहा है उनके जीएमपी में, तो क्या जो सेकेंडरी मार्केट में जो नेगेटिव रिस्पॉन्स है उसका असर है जो प्राइमरी मार्केट में भी नजर आ रहे हैं हमें? अरुण जी सुन पा रहे हैं आप? जी विपुल जी, जैसा कि शौर्य कहा, डेफिनेटली अगर मार्केट्स में माहौल बिगड़ता है तो प्राइमरी मार्केट में भी माहौल जरूर बिगड़ता हुआ नजर आता है। वैसे अगर लास्ट 2 या 3 दिन का डेटा देखते हैं विपुल जी, तो मिड कैप में कोई बड़ी गिरावट ऐसी दिखने को नहीं मिल रही जो लास्ट वीक आपको देखने को मिली थी, तो वैसा कोई गिरावट मिड कैप में देखने को नहीं मिल रही है। पर चूंकि थोड़े बहुत टेंशन इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं, फेड का जो कल आउटकम आया था उसकी वजह से थोड़े आउटफ्लोज आपको मार्केट में नजर आ रहे हैं, तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आपको प्राइमरी मार्केट में तो देखने को मिलता ही है। सेकेंडली यूजुअली जब भी ग्रे मार्केट प्रीमियम नीचे रहता है या कह सकते हैं वैल्यूएशन का थोड़ा कंसर्न रहता है, तो प्राइमरी मार्केट में भी उसका रुझान आपको देखने को मिलता है कि थोड़ा ठंडा ही रहता है। जहां तक ईएमएस की बात है विपुल जी, इसको भी हमने सब्सक्राइब करने की लिस्टिंग गेज की भी बात की, लिस्टिंग गेज अच्छे बनेंगे वो देखने को भी मिला है। तो ऐसा नहीं है कि हर कंपनी के लिए आपको आप कह सकते हैं कि माहौल बिगड़ता है। कोई अच्छी कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे आती है तो उस पर डेफिनेटली लोगों का पैसा बनता भी है, जो कि आपको एक ईएमएस जैसी कंपनी जो कि वाटर मैनेजमेंट में है तो वहां पे अच्छा पैसा देखने को मिला है। तो डेफिनेटली मार्केट का तो थोड़ा असर देखने को मिलता ही है। अगर मार्केट का मूड सुधरता है तो हो सकता है अच्छे लिस्टिंग गेन्स भी कुछ स्टॉक्स में आपको देखने को मिले। तो लिस्टिंग गेन मिल रहे हैं, लेकिन ये है कि हर किसी में नहीं मिल सकते हैं, तो वो आपको देखना होगा। और वाह क्या आईपीओ है देखते रहिए, तो वैल्यूएशन क्या चल रही है। अरुण जी जैसे लोग हमको बताते रहते हैं हमारे दर्शकों को कि किस में पैसे बनेंगे किस में नहीं बनेंगे। सर एक बातचीत अधूरी रह गई सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में, उस पर आपकी राय नहीं ले पाए आप। वहाँ पर क्या लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिहाज से कैसा दिखाई दे रहा है? कल हमने मैनेजमेंट से भी बहुत डिटेल में चर्चा की थी। देखिए ये कंपनी मुझे वैसे अच्छी ओवरऑल मुझे लगा रियल्टी सेक्टर आने वाले दिनों में काफी अच्छा करेगा, क्योंकि इंफ्रा रियल्टी कंस्ट्रक्शन ये सब बिजनेस मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 साल इनका साइकिल काफी अच्छा रहेगा। तो डेफिनेटली लिस्टिंग गेन्स भी मुझे लग रहा है 10 से 15% इस कंपनी में बनने चाहिए। और साथ ही लॉन्ग टर्म में भी अगर देखें जो परफॉर्मेंस डीएलएफ जैसी कंपनी का रहा है लास्ट कुछ दिनों में, उसी के आसपास के वैल्यूएशन इधर भी नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन्स दोनों के लिए भी मुझे लग रहा है अप्लाई कर सकते हैं, तो अच्छे पैसे बनने
बन सकते हैं। एक ही चीज का ध्यान रखें, इनके रिजल्ट पे ध्यान रखें कि रियल्टी कंपनीज के रिजल्ट काफी आपको मायने रखते हैं आने वाली चाल कंफर्म करने के लिए। रिजल्ट पे जरूर ध्यान रखें। और ओवरऑल मुझे लगा रियल्टी सेक्टर और सिग्नेचर ग्लोबल जैसी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकती है। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा कर सकती है, तो यहाँ पर निवेश करने की सलाह कल अरुण केजरीवाल जी की तरफ से भी यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी गई थी, लेकिन उनका कहना था कि लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करें ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अरुण मंत्री जी कह रहे हैं कि आप लिस्टिंग गेन के लिए भी अगर निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल मार्केट न्यूट्रल है, दिलीप दावड़ा साहब में अप्लाई कह रहे हैं, और स्टॉक बॉक्स की तरफ से अवॉइड की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। सॉरी, एसएमई क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, संक्षेप में फटाफट बता जी, दीजिए। एसएमई क्षेत्र में कई सारे आईपीओस खुले हुए हैं, उनमें हम एक साथ नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम। ये आईपीओ 21 से 26 सितंबर तक खुला रहेगा। इसका प्राइस है 200 रुपये प्रति शेयर और आईपीओ से 50 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और 50 का 50 फ्रेश इशू है। आज 12 बजे तक भी 4% ही भरा है और जीएमपी चल रहा है इसका 0 रुपये। अगली कंपनी है हाई ग्रीन कार्बन। ये आईपीओ 21 से 25 सितंबर तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 71 से लेकर 75 रुपये प्रति शेयर का और कंपनी 52.8 करोड़ रुपए जुटा रही है, जिसमें से 44.93 फ्रेश इशू है और 7.88 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। और आज ये पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है। पहले ही दिन ये 12 बजे तक कुल 1.81 टाइम सब्सक्राइब हो गया था और उसको जीएमपी भी चल रहा है 60 रुपीज़ का 75 के प्राइस पर, जो अच्छा खासा प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। तीसरी कंपनी है मंगलम एलॉयज। ये भी 21 से 25 सितंबर तक खुली रहेगी। इसका प्राइस है 80 रुपये प्रति शेयर का और कंपनी 54.91 करोड़ रुपए जुटा रही है, जिसमें से 49 करोड़ फ्रेश इशू है और 5.9 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। और आज पहले दिन 12 बजे तक 18% भरा था और इसका जीएमपी चल रहा है 25 रुपये प्रति शेयर का। एक और कंपनी जो आज खुली है एसएमई, वो है मैक्रो केबल्स एंड कंडक्टर्स। ये भी 21 से 25 सितंबर तक खुली रहेगी और इसका प्राइस है 36 रुपये प्रति शेयर का। ये 18.73 करोड़ रुपए जुटा रही है, जिसमें से 9.36 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है और 9.36 करोड़ का ही ऑफर फॉर सेल है। और आज पहले दिन 12 बजे तक 33% भरी थी और इसको 36 रुपीज़ के ऊपर 8 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है। चलिए, तो ये फिलहाल फटाफट अपडेट जो है एसएमई क्षेत्र के आईपीओ के बारे में है। सर, इसमें किसी पर भी आप कोई टिप्पणी करना चाहें 30 सेकंड में? देखिए, ग्रीन कार्बन जो कंपनी है वहाँ पे डेफिनेटली मुझे लग रहा है रुझान पॉजिटिव नजर आए। इवन इस कंपनी के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा भी है, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत लिस्टिंग डील्स भी बन सकते हैं और थोड़ा लंबा नजर रखते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली पैसा भी बन सकता है। वैसे भी एसएमई प्लेटफॉर्म में काफी रुझान पॉजिटिव नजर आ रहा है, पर ऐसा मार्केट अब नहीं रहा कि हर एसएमई के आईपीओ में आपको अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आए। और चारों में कंपेयर करें तो मुझे ग्रीन कार्बन में आप पैसा लगा सकते हैं। लिस्टिंग गेन्स में मुझे लग रहा है अच्छा पैसा बनना है। लिस्टिंग गेन में अच्छा पैसा यहाँ पर बन सकता है हाई ग्रीन कार्बन के अंदर। तो फिलहाल जो है शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो फिलहाल हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।